Hello, students. Good morning. Welcome to my channel with Statistics with Vivek. And this side is Vivek. So, let's start with the introduction of statistics. ये वाली जो क्लास है, ये प्री रिक्विजिट इंफॉर्मेशन की तरह है, जो हमारे आगे के फर्दर चैप्टर्स में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी. So, let's get started. So, these are the topics we are going to cover in this video. Like what is the statistics, type of the statistics, what's the difference between the population and the sample, some basic terminologies, and so on. Okay, so let's get started. First of all, what is the statistics? So देखिए, statistics का बेसिक मतलब क्या है. इसके दो रेफरेंस निकल कर आते हैं. पहला जो रेफरेंस होता है वो होता है एज अ न्यूमेरिकल फैक्ट. आप जो जो न्यूज, आप कोई सा भी न्यूज़पेपर उठा के देख लो, उसके अंदर आपको जो भी न्यूज़ मिलेगी वो सम हाउ रिलेटेड होगी किसी नंबर के. कोई न्यूमेरिकल फैक्ट होगा, उसके अंदर कोई नंबर होगा, परसेंटेज होगा. फॉर एग्जाम्पल, किसी चैरिटी को डोनेशन मिला है. ओके, दैट्स ऑल्सो अ न्यूमेरिकल फैक्ट. किसी स्टेट के अंदर इलेक्शंस हुए हैं और कितने परसेंटेज ऑफ वोटर्स थे टोटल, और उसमें से कितनों ने एक्चुअल में वोटिंग दी है. That's also a numerical fact. And there are a lot of examples you can find out. Actually, every sector needs a statistician to analyze them. Okay. So this is the numerical fact. And other way to express the statistics is the just numbers. आपको जहां जहां पे भी numbers दिख जाएं, वो सब के सब कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड होते हैं. ठीक है, दैट्स अ ब्रॉड डेफिनेशन. आई विल कवर इट on the further slides of its basic definition. So let's jump on some basic examples, like what's the population of a country, its growth, its GDP. That's a part of the statistics. Scoreboard of a game, एक टीम ने कितना स्कोर किया और वो कितने रन से पीछे है, उनका रन रेट क्या चल रहा है. Agriculture growth depends on by seeing the status of the monsoon, one can guess pretty fairly what will be the agricultural growth for that year. And healthcare sectors, there are lots of new vaccine which are formed, and their testing is done on the 99% percentiles. And these all are the examples. I have to quote some more examples, like donations, how much a charity get, and what will be the cost of some new project for a company. All of these things are somehow related with some numerical facts. Okay, so let's get on the basic definition of our statistics. So मैं इसको यूजली देखो, आई थिंक कि आप कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ो, उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर होनी चाहिए वर्ड बाय वर्ड. अगर आपको कुछ चीजें मेमोराइज करनी ही है, दिस सेशन इज ऑलरेडी इज डिजाइन इन सच अ वे यू हैव टू मेमोराइज समथिंग. ठीक है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको याद होनी ही चाहिए. तो मैं इसको यूजुअली रिमेम्बर करता हूँ कुछ कीवर्ड्स बना के, लाइक कैपी. एंड व्हाट इज दिस कैपी? सो डेफिनेशन of statistics is a method is actually a group of methods. एक मेथड नहीं है, बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे आप क्या कर सकते हो. कैपी यूज टू, C stands for collect, used to collect, analyze, present, and interpret the data.
आप डेटा को कलेक्ट करो, उसको एनालाइज करो, उसको प्रेजेंट करो और उसमें से इंटरप्रिटेशंस निकालो। दीज ऑल थिंग आर कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। और इसके बाद ये सब निकालने के बाद हम करते क्या हैं, एक्चुअली हम कर क्यों रहे, एंड टू मेक सम डिसीजंस। ठीक है, अब देखो, एक्चुअली थिंग इज दैट कि ये सारी चीजें हम कर रहे हैं सिर्फ डिसीजंस लेने के लिए। डिसीजंस दो तरीके के होते हैं, जो हम गैस करते हैं वो दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ डिसीजंस आर लाइक प्योर गैसेस। सम गैसेस इज कॉल्ड, आप डिसीजंस ले रहे हो वो किसी गैस के बेसिस पे ले रहे होते हो, तो एक कैटेगरी होती है जिसको हम कहते हैं प्योर गैसेस। प्योर गैसेस क्या है, ठीक है, इसका बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल लेते हैं, लाइक अ क्रिकेट मैच। ठीक है, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है और ऑस्ट्रेलिया ने टोटल रन्स बनाए 177, ठीक है, 20 ओवर्स के अंदर। ओके, और इंडिया ने रन बनाए हैं एक्चुअली 170, ठीक है, 170। लास्ट ओवर बचा है, ये इसने 20 ओवर्स में बनाए हैं और ये 19th ओवर है। ओके, तो यहाँ पे हम गैस कर सकते हैं कि इंडिया ने 170 रन्स तो बना ही लिए हैं, एक ओवर बचा हुआ है, मतलब कि 6 बॉल्स। तो यहाँ पे इंडिया इजीली 7 रन्स तो और स्कोर कर सकता है इस गेम को, 8 रन्स तो और स्कोर कर सकता है इस गेम को जीतने के लिए। ठीक है, टू विन दिस गेम इंडिया नीड्स 8 रन्स। ठीक है, तो यहाँ पे लोग कहेंगे कि हाँ इंडिया जीतेगी, जीत जाएगी, बट खेल कौन रहा था? This example is a pure guess. Okay, this example is a pure guess. एंड द अदर वन जो हम डिसीजन लेते हैं दूसरे वाला, वो होता है एजुकेटेड गैस। एजुकेटेड गैस, इसका कुछ बेस नहीं होता, नो बेस। इसमें सिर्फ इंट्यूशन काम कर रही होती है, हमें लग रहा है कि ये होगा। ठीक है, इसमें हम यूज करते हैं स्टैट्स को। ठीक है, तो सिनेरियो सेम है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है और ऑस्ट्रेलिया ने स्कोर किए 177 रन्स, इंडिया के हैं 170 रन्स। इंडिया नीड्स स्टिल 8 रन्स टू विन दिस गेम। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं अपने स्टेटिस्टिक्स को, प्रीवियस नॉलेज को यूज करते हैं। प्रीवियस नॉलेज कौन सी, कि अभी जो प्लेयर है, जो खेल रहा है, जो प्ले कर रहा है, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री कैसी रही है स्कोर्स करने के लिए, वो प्रेशर में कैसे डील करता है, उसका प्रीवियस रिकॉर्ड कैसा रहा है। दैट्स ऑल द थिंग्स आर कम इनटू द पिक्चर। ठीक है, टू एनालाइज वेदर ही इज गोइंग टू स्कोर 8 रन्स और नॉट। अगर हमें स्टैटिस्टिक्स से ये पता चलता है कि हाँ वो प्रेशर हैंडल कर लेता है, उसके ट्रैक रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, लाइक, और वो एक अच्छा प्लेयर है, परफॉर्मेंस, तो इन सब के बेसिस पे हम ये गैस कर सकते हैं इंडिया जीतने वाली है या नहीं। ठीक है, सो दो तरीके के डिसीजंस होते हैं, प्योर गैसेस एंड द एजुकेटेड गैसेस। ओके, सो दिस इज ऑल द स्टैटिस्टिक्स। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि स्टैट्स के कितने टाइप्स होते हैं। सो रेडी फॉर इट। उसको स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग मोर अबाउट इट। इसके ना दो स्टैट्स के दो एक्सपेक्ट्स होते हैं। कि स्टैटिस्टिक्स को दो तरीकों से पढ़ा जाता है।
First one is theoretical, and the other one is mathematical or applied one. Mathematical. ओके तो इस theoretical statistics के अंदर हम जनरली डेरिवेशंस, कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, प्रूफ, ये सब स्टडी करते हैं, ठीक है. बट इन द applied statistics, what we do, we actually solve the this should be the applied. मैथमेटिकल भी होता है बट आई वुड लाइक टू कॉल इट अप्लाइड, ठीक है, अप्लाइड स्टैट्स. तो इसके अंदर बेसिकली क्या होते हैं कि हम जितने भी यहाँ पे हमने डेवलपमेंट्स करी होती हैं, यहाँ पे जो भी हमारे पास नॉलेज होती है, उन सबको हम यूज करते हैं, यूज ऑल ऑफ इंफॉर्मेशन, थ्योरम्स टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम. ओके सो हमारा जो कोर्स होगा वो स्पेशली सेंटर्ड होगा अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स के लिए, कि हम कैसे यूज कर पाए इस नॉलेज को जो हम गेन करेंगे अपने रियल वर्ल्ड के अंदर. ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, माय फेवरेट पार्ट. ओके टाइप्स ऑफ statistics. First one is descriptive, and the other one is inferential. चल लेट्स गेट स्टार्टेड. सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का अगर मैं आपको एक समरी दूं, एक ईगल पॉइंट ऑफ व्यू दूं, तो इसमें हम करते क्या है कि हमारे पास जो भी डेटा होता है ना अवेलेबल, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होती है, हमारा काम होता है बस उसको समराइज करना. क्या करना? उसको समराइज करना कि उसके अंदर एक्चुअली में है क्या क्या. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस, एंड देन हम कैसे उसको समराइज करते हैं, हम उसकी समरी मेजर्स कैलकुलेट करते हैं या तो फिर हम उसके ग्राफ्स बनाते हैं. ठीक है, मैंने आपको दो चीजें बताई. हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को विजुलाइज करते हैं, या तो विजुलाइज करेंगे या फिर हम उसकी समरी मेजर्स को कैलकुलेट करेंगे. और विजुलाइज कैसे करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ द ग्राफ और सम टेबल्स. ओके सो इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है उसको समझते हैं. तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इट्स इजियर टू ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम द समरी एंड टेबल्स एंड डायग्राम देन फ्रॉम द ओरिजिनल वर्जन ऑफ द डेटा सेट. So we reduce the data to manageable size by constructing tables, drawing graph, or calculating summary measures such as average, median, mode, etc. Okay. तो इसकी डेफिनेशन हमारी हो गई, डेफिनेशन short form DS. Descriptive statistics consist of methods for organizing, displaying,
and describing data by using tables, graphs, and summary measures. यस गाइस, सो अभी तक हमने पढ़ लिया है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बारे में. ओके, तो इनके अंदर ना बहुत फर्दर टॉपिक्स होते हैं जो हम जो स्टडी करेंगे, लाइक एमसीटी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, dispersion, measure of dispersion, skewness, और distribution of the data, एंड बहुत सारे इसमें टॉपिक्स होते हैं जो हम अपने जो फर्दर चैप्टर्स होंगे ना, सेकेंड एंड थर्ड, उसके अंदर ये सब स्टडी करेंगे. ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के ऊपर. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. इसमें होता क्या है कि हमारे पास ना कभी भी डेटा सफिशिएंट नहीं होता है. लाइक आपको मैं दो टर्म बताता हूँ, एक होती है पॉपुलेशन और एक होता है सैंपल. पॉपुलेशन एंड सैंपल. अब दोनों में फर्क ये है कि पॉपुलेशन मतलब कि इस वर्ल्ड की इस कंट्री की होल पॉपुलेशन विच इज 110 करोड़. ओके, वो हमारे पूरे देश की पॉपुलेशन है. और सैंपल इज लाइक एक स्टेट के अंदर टोटल कितनी स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है. लाइक यूपी की पॉपुलेशन 20 करोड़ है. तो इसमें हम करते क्या है, हम पूरे डेटा को, जो हमारे पास पॉपुलेशन वाला डेटा है, हम उसके ऊपर काम नहीं करते हैं. ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, उसको प्रोसेस करना आसान नहीं होता है, और हम उसको पूरी तरीके से स्टडी नहीं कर सकते हैं, कोई रिजल्ट आउटपुट नहीं निकाल सकते हैं उसमें से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है. तो हम क्या काम करते हैं कि हम पॉपुलेशन में से ही एक सबसेट निकालते हैं विच इज सैंपल. ठीक है, और ये जो सैंपल होता है ना, ये रिप्रेजेंटेबल होता है. मतलब कि जो एट्रीब्यूट्स आपको पॉपुलेशन के अंदर मिलेंगे वही आपको एट्रीब्यूट सैंपल के अंदर मिलेंगे. मतलब ये इसका मिनिएचर वर्जन होता है पॉपुलेशन का. तो फायदा ये होता है कि हमारा जो डेटा का साइज होता है वो स्मॉल हो जाता है. उससे फायदा ये होगा कि उसे प्रोसेस करना आसान है, उसमें कैलकुलेशंस करना आसान है, और यहाँ से हम जो भी रिजल्ट्स निकालेंगे वो एप्लीकेबल हो सकते हैं पॉपुलेशन के लिए. तो ये सारी जो चीजें होती है ना, ये हाइपोथेसिस के अंदर आती हैं. ओके, तो ये होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स. कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली में, कि हम पॉपुलेशन सैंपल का यूज करते हुए, सैंपल्स का यूज करते हुए हम पॉपुलेशन के ऊपर डिसीजंस ले रहे हैं. सैंपल्स का यूज करते हुए पॉपुलेशन के ऊपर डिसीजंस ले रहे हैं. ओके, तो इसकी एक बार डेफिनेशन भी नोट कर लेते हैं प्रॉपर. So, definition of inferential statistics. Inferential statistics, IS, consists of methods that use results of sample to make decisions about population. एक और एग्जांपल देता हूं इसका. हमारे देश के अंदर 70% जो एरिया है वो विलेजेस के अंदर आता है. ठीक है, मतलब 30% ही एरिया हमारी कंट्री के अंदर ऐसा है जो लाइक मेट्रोपॉलिटन है और जहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है. बाकी 70% एरिया हमारा विलेजेस के अंदर आता है.
तो मुझे अगर विलेजेस के ऊपर कोई स्कीम लागू करनी है, मुझे उसका देखना है कि पूरे इंडिया के ऊपर जितने भी विलेजेस हैं, अगर मैं एक स्कीम लागू करूं तो उसका क्या बेनिफिट निकल के आएगा या नहीं आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं टेस्ट करना चाहता हूँ, मैं टेस्ट करना चाहता हूँ। और मेरा टेस्ट अगर पास होता है तो मैं उसको पूरे देश के लिए एप्लीकेबल करूंगा, और अगर मेरा वो टेस्ट फेल होता है तो मैं नहीं करूंगा। तो टेस्ट मैं किस पे करूंगा, मैं पूरे विलेजेस में मैं सारे विलेजेस नहीं उठा के अलग अलग रीजन्स के कुछ विलेजेस उठा लूंगा। जैसे नॉर्थ में से कुछ विलेजेस उठाऊंगा, साउथ में से, ईस्ट में से, वेस्ट में से। फिर उसके पर उनमें वो स्कीम्स लागू करूंगा, और उनसे अगर फायदा पहुंचता है, कुछ डेवलपमेंट, कुछ प्रोग्रेस निकल कर आती है सब्सटेंशियल अमाउंट में, देन मैं ये कंक्लूड करूंगा कि प्रोग्रेस हुई है। देन मैं उसको एप्लीकेबल कर सकता हूँ पूरी कंट्री के ऊपर। सो दिस इज द वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। इसके और भी फर्दर यूजेस हैं, हम उसको देखेंगे। तो लेट्स so this is our the types of statistics, and now we are going to jump for the population versus sample. So let's ready for it. Hello guys, good morning. So let's start with our next topic, which is population versus sample. तो हमारे इस जर्नी के अंदर हम बहुत बार ये वाले टर्म्स बार बार सुनने वाले हैं, पॉपुलेशन सैंपल, पॉपुलेशन सैंपल। सो एक बार अच्छा होगा कि हम इन दो चीज़ों को बहुत डिटेल्ड में स्टडी कर लें। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द पॉपुलेशन एंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द सैंपल। सबसे पहले इसका क्लियर कट जवाब कि पॉपुलेशन का जो साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, और उसमें से हम एक छोटा सा सबसेट निकालते हैं, उसको हम कहते हैं सैंपल। ठीक है, सैंपल के बहुत ज़्यादा टाइप्स हो सकते हैं, वो भी हम देखेंगे कौन कौन से होते हैं। उससे पहले हम पॉपुलेशन के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। ये पॉपुलेशन वो वाली पॉपुलेशन नहीं है कि वर्ल्ड की कितनी पॉपुलेशन है या कंट्री की कितनी पॉपुलेशन, नो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हमारे लिए पॉपुलेशन कैन बी एनीथिंग। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स को पहले देखते हैं, डेफिनेशन हम बाद में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले कुछ एग्जांपल से अपनी नॉलेज इनहेंस करते हैं। कि मान लीजिए कि अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, और दिल्ली में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो यहाँ पे टोटल वोटर्स कितने होंगे, टोटल वोटर्स कितने होंगे जो एलिजिबल होंगे, जिनके 18+ होंगे, जिनका वोटर लिस्ट में नाम होगा, वो होंगे हमारे टोटल वोटर्स। तो वो हमारे लिए क्या हो गया, पॉपुलेशन। तो और वो हो गए हमारे लिए पॉपुलेशन। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल, टोटल वोटर्स इन अ स्टेट। और क्या हो सकते हैं, कैन बी एनीथिंग, लाइक आपने एक बुक उठाई और उसके अंदर 300 पेजेस हैं, तो वो जो पूरी बुक है वो अपने 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 आप में भी एक पॉपुलेशन की तरह कंसिडर करी जा सकती है। ठीक है, टोटल पेजेस ऑफ ए बुक, और कुछ बड़े एग्जांपल्स देखते हैं, लाइक ऑल द प्राइस ऑफ द हाउसेस इन अ दिल्ली, टोटल कॉस्ट ऑफ all houses, oh sorry, total price of all the houses in Delhi। ठीक है, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि दिल्ली के अंदर नहीं, नोएडा के अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं। ठीक है, बहुत सारी कंपनी अपना यहाँ पे अपना बिजनेस को संभालती हैं, तो उन सब की कुछ नेटवर्थ होगी। ठीक है, उनकी कुछ नेटवर्थ होगी या सेल्स होगी, तो उसको हम देखते हैं, टोटल सेल्स, टोटल सेल्स ऑफ ऑल द कंपनी इन नोएडा, ऑल द कंपनीज इन नोएडा। थोड़ा सा स्पेसिफिक कर देते हैं, बोल देते हैं 2022,
ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए किसके, पॉपुलेशन के। ओके, तो यहाँ से आपको एक बात पता चल रही है कि ये जो सारे एग्जांपल्स है, अब जैसे एक और एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है, जैसे यूनिवर्सिटी का टोटल टोटल पैकेजेस ग्रैब बाय स्टूडेंट्स इन ऑल ओवर द कैंपस, दैट्स ऑल्सो एग्जाम्पल। ठीक है, तो पॉपुलेशन क्या है, एक बहुत बड़ी टर्म है, वो किसी भी चीज़ से रेफर्ड हो सकती है, चाहे वो बुक के पेजेस हों, चाहे वो प्राइस हो, चाहे वो सेल्स हो, जिनके बारे में आपको काफ़ी बड़ी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, जिन चीज़ों के बारे में काफ़ी बड़ी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, आप उनको कह सकते हो वो हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन। ठीक है, यूजली these can be collection of individual items और ऑब्जेक्ट्स, जो भी हमें स्टडी करना हो ये उससे रिलेटेड होता है। सो इसकी डेफिनेशन, इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं। सो लेट्स रेडी। सो व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ अ पॉपुलेशन? सो बहुत सिंपल लगते हैं। पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स मतलब इंडिविजुअल्स, आइटम्स और ऑब्जेक्ट whose characteristics are being studied. The population is that being studied is also called target population. ठीक है, सो इसको नोट करते हैं। पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ all the elements मतलब individuals, items and objects. Whose characteristics are being studied the population that is being studied also called target population. जिस पॉपुलेशन के बारे में हम स्टडी करने वाले होते हैं उनको हम टारगेट पॉपुलेशन भी कहते हैं। तो ये आप पॉइंट याद रखना। इसको मैं स्विच कर देता हूँ। अब सही, ठीक है। तो ये हमारे पास एक डेफिनेशन हो गई, उसके कुछ एग्जांपल्स हो गए। सो इन्हीं का मैंने आपको अभी बोला कि मैंने इन्हीं में से, इसी पॉपुलेशन में से मैं कुछ एलिमेंट उठाता हूँ, पॉपुलेशन के कुछ एलिमेंट्स उठा लेता हूँ और उन्हीं से अगर मैं अपना एक सब डेटा बनाता हूँ तो वो मेरा कहलाता है सैम्पल्स। तो सैम्पल क्या होता है, दो तरीके के सैम्पल होते हैं, एक होते हैं रिप्रेजेंटेबल सैम्पल्स और एक होते हैं नॉन रिप्रेजेंटेबल सैम्पल्स। जब मेरा सैम्पल परफेक्टली रिप्रेजेंट करे मेरे पॉपुलेशन को, फॉर एग्जांपल, तो वो कहलाता है हमारा रिप्रेजेंटेबल सैम्पल। फॉर एग्जांपल, एक हमारे देश में कितने सारे फ्रूट्स पाए जाते हैं। हमारे देश में कश्मीर से एप्पल्स आते हैं, साउथ से कोकोनट या बनाना आ सकते हैं, गुजरात से आई डोंट नो क्वाइट मच अबाउट गुजरात, बट XYZ कोई फ्रूट अगर वहाँ से अगर आ सकता, वहाँ पे भी मिलता होगा। और कश्मीर, सॉरी आसाम की साइड से भी कोई भी फ्रूट्स वगैरह होते होंगे। मतलब हमारे पूरे देश में बहुत सारे वो होते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो होती है। अगर मैं एक बास्केट बनाऊँ तो उस बास्केट के अंदर क्या ये सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स डालने पॉसिबल है? नहीं। तो मैं क्या करूँगा, मैं कुछ फ्रूट्स उठा लूँगा नॉर्थ साइड से,
कुछ फ्रूट्स उठा लूँगा मैं साउथ साइड से, कुछ फ्रूट्स वेस्ट वेस्ट इंडिया, कुछ फ्रूट्स ईस्ट इंडिया से, तो वो हमारा कहलाएगा, हमारा क्या कहते हैं, सैम्पल। फॉर एग्जांपल मैंने एक यूट्यूब पे लास्ट टाइम एक वीडियो देखी थी, उसमें कनॉट प्लेस में कोई रेस्टोरेंट है, वो एक थाली देता है, उस थाली का नाम है बाहुबली थाली। उस बाहुबली थाली में क्या है, वो जो थाली का शेप है वो इंडिया के मैप के जैसा शेप है, ठीक है। उसमें हमारी अलग अलग डिशेस के बारे में रिप्रेजेंट कर रखा है कि जो नॉर्थ वाला जो थाली का साइड होगा वो नॉर्थ की डिशेस से सर्व किया जा रहा होगा, साउथ में साउथ वाली डिशेस सर्व करी जा रही होंगी। फिर उसके बाद ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ये हमारा कहलाता है सैम्पल्स। सो तो ये वाला एक एग्जांपल था जिसमें वो जो थाली थी वो क्या कर रही थी, हमारे इंडिया में से इंडिया की पूरी जो डिशेस हैं उनको रिप्रेजेंट करने का काम कर रही थी, वो रिप्रेजेंट कर पा रही थी, वो जो डिशेस थी, ठीक है, रिप्रेजेंट कर पा रही थी। रिप्रेजेंट मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि यही है, रिप्रेजेंटेबल सैम्पल्स यही होते हैं। तो चलिए ये हो गया हमारे पास पॉपुलेशन। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट सैम्पल्स, ठीक है। सैम्पल्स इज़ अ बेसिक थिंग, ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी बहुत आसान है। सैम्पल इज लाइक portion. Sample is just a portion of population selected for study. Sample is portion of population selected for study. ओके, सो हम सैम्पल्स एक्चुअली में कलेक्ट करते ही क्यों हैं, तो मतलब ये सेंस क्या बनता है, जब हमारे पास पॉपुलेशन का डेटा है तो हम पॉपुलेशन का डेटा यूज़ कर लेते हैं, तो उसमें से सैम्पल्स निकालने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, पहला सवाल, ठीक है। देखिए, जितना बड़ा आपके पास डेटा होगा उतने ही ज़्यादा आपको टाइम लगने वाला है, मेहनत लगने वाली है, और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम खर्च मनी आपका जाने वाला है उसको प्रोसेस करने में, उसको क्लीन करने में, उसको स्टडी करने के लिए। और उसका हमारे पास ऑल्टरनेटिव क्या होता है, हम पॉपुलेशन में से एक सैंपल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन में से सैंपल ड्रॉ कर लेते हैं, उस सैंपल पे हम टेस्ट करते हैं, हम चेक करते हैं कि ये सही है या गलत है, जैसे हम ब्लड टेस्ट करते हैं। अगर हमारे ब्लड में से डॉक्टर को टेस्ट करना होता है तो वो हमारे ब्लड का सैंपल निकालता है, जो हमारे पूरे ब्लड में अगर कोई फॉल्ट होगा, कोई डिसीज़ होगी, तो वो हमारे सैंपल्स में भी डिफ्लेक्ट होगी। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे पूरे बॉडी का ब्लड निकाल के उसे ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा क्या काम है, बस एक बोतल एक सैंपल निकालना है ब्लड का, उस पर टेस्ट करना है। अगर उसमें मेरे में डिसीज़ निकल के आती तो मतलब कि मेरे बॉडी में डिसीज़ है वो, और अगर नहीं निकल के आती है तो मतलब कि डिसीज़ नहीं है। ओके, तो अब कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, मतलब कुछ लोगों के दिमाग में, या कुछ लोग क्या, मेरे दिमाग में भी ऐसा आ सकता है कि मतलब ऐसा हो सकता है कि मेरे डिसीज़ जो है वो मेरे सिर्फ लोअर बॉडी में ही प्रेजेंट हो, अपर बॉडी के ब्लड में प्रेजेंट ना हो, ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये मैं बचपन में सोचता था। देन मैंने बायो पढ़ी तो मुझे पता चला कि हमारा जो हार्ट है वो हमारे पूरे ब्लड को सर्कुलेट कर रहा होता है, और वो सर्कुलेट करेगा तो वो इवनली सर्कुलेट होता है, तो इवेंचुअली जो डिसीज़ है वो हर एक बॉडी पार्ट में जाएगी। मैं डिसीज़ सॉरी डिसीज़, आई एम टॉकिंग अबाउट बैक्टीरिया और वायरस। ओके, सो दैट्स द थिंग। तो हमें पूरे पॉपुलेशन पे करने की ज़रूरत नहीं है, हम सैम्पल्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो हम सैम्पल्स का यूज़ करते हैं,
स्टैट्स के अंदर इन सैम्पल्स का यूज़ करके हम पॉपुलेशन के बारे में प्रेडिक्शंस लगाते हैं, वो हम करते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर, लाइक टी टेस्ट और टू सैम्पल टी टेस्ट एंड देन अनोवा एंड काई स्क्वायर टेस्ट। तो ये सारे जो टेस्ट होते हैं ये हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं, वो हम अपने फर्दर चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। ओके, सो दो सैम्पल्स के बारे में मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। सैम्पल्स दो तरीके के होते हैं। सैम्पल, फर्स्ट वन इज रैंडम एंड द सेकंड वन इज रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो रैंडम सैंपल्स कौन से होते हैं? दे आर दो सैंपल्स which are drawn in such a way that each element of a population has a chance of being selected is called random sample। अगर एक पॉपुलेशन में से किसी भी एक पॉइंट को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, सबकी इक्वल है, तो हम कहेंगे कि वो जो सैंपल ड्रॉ किया गया है वो कहलाएगा रैंडम सैंपल्स। If all samples of the same size selected from the population have same chance of being selected, we call it simple random sampling। Such sample is called simple random sample। Okay, तो इसका थोड़ा सा एक बार डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। रैंडम सैंपल, तो यहाँ पे हमारे पास 4 ब्लू बॉल्स हैं। ओके, एंड देन हमारे पास 3 पिंक बॉल्स हैं। टोटल कितने हैं हमारे पास? 7। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लू बॉल, क्या प्रोबेबिलिटी है एक ब्लू बॉल को सिलेक्ट करने की किसी भी एक रैंडम, नो दैट्स नॉट अ केस। ये एग्जांपल करते हैं, लेट मी करेक्ट इट। ये भी ब्लू बॉल्स है, ठीक है, इसको मैं 9 कर देता हूँ। सो ये हमारे पास टोटल 9 बॉल्स हैं। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ बॉल, तो अगर मैं आपसे इस स्पेसिफिक बॉल के बारे में पूछूं कि व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी टू सेलेक्ट दिस स्पेसिफिक बॉल्स, तो हमारी टोटल बॉल्स कितनी है यहाँ पे? 9, और उसमें से हमारी जो फेवरेबल है वो कितनी है? 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई हमारे पास एक्स की? 1/9। अब ये जो 1/9 है ये प्रोबेबिलिटी हर एक बॉल की है। अगर मैं इस बॉल को भी सिलेक्ट करूँगा तब भी मेरी प्रोबेबिलिटी 1/9 है, इस बॉल की भी, इस बॉल की, सभी बॉल्स को सिलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 है। इसमें से मैंने 4 बॉल्स ड्रॉ करी हैं। ठीक है, इसमें से 4 बॉल्स मैंने ड्रॉ करी हैं, 1 2 3 और 4, जिनको मैंने सर्कल किया है ये वही वाली बॉल्स हैं। इन सबको सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी सेम थी। ठीक है, तो कोई कुछ भी फेवरिज्म नहीं हुआ है। तो ये वाला जो सैंपल हमारे यहाँ पे ड्रॉ किया गया है ये हमारा कहलाएगा रैंडम सैंपल। A sample drawn in such a way that each element of a population has a chance of being selected is called random sample। ठीक है, तो एक बार इसकी डेफिनेशन भी नोट कर लेते हैं। सैंपल ड्रॉन in such a way that, बॉल यहाँ पे एलिमेंट है, that each element of population has a chance of being selected
is called random sample. सबके पास एक चांस होता है कि वो सिलेक्ट हो सकते हैं. कोई भी ऐसी बॉल नहीं है जिसके पास ज़्यादा चांस हो या कम चांस हो. सबके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड चांस होते हैं. तो ऐसे सैंपल जब हम हमारे ड्रॉ करे जाते हैं तो वो कहलाते हैं रैंडम सैंपल्स. फॉर एग्जांपल दिस. यहाँ पे तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स ड्रॉ करे गए. लाइक शुरू के ऊपर से 3, नीचे से 3 और शुरुआत का 1. तो मुझे यहाँ पे एक पैटर्न दिखाई दे रहा है कि उसने इवनली मतलब उसने हर एक एलिमेंट को उठाने की कोशिश करी है डेटा में से. तो इनफैक्ट यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट मैं इसको रैंडम सैंपल की तरह नहीं मान सकता हूँ. ठीक है. रैंडम सैंपल कैसे हो सकता था कि आपने रैंडमली कहीं से भी कोई सा भी पॉइंट उठाया, यहाँ से उठा लिया, यहाँ से उठा लिया, कोई पैटर्न ना दिखे, यहाँ से उठा लिए 5-6 पॉइंट की हो गए या ये हो गए, तो आप कहोगे कि ये एक रैंडम सैंपल है. जहाँ पे आपको पैटर्न दिखे आप कहोगे कि नहीं, ये रिप्रेजेंटेटिव रैंडम सैंपल नहीं है. ठीक है. तो ये हो गया हमारे पास रैंडम सैंपल. देन हम पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स. अ सैंपल डेट रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन सो क्लोजली एज पॉसिबल इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स. मतलब कि एक ऐसा सैंपल जो पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को क्लोजली और पॉसिबली रिप्रेजेंट कर दे, तो उसको हम कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव सैंपल. कैसे? जैसे इसी एग्जांपल पे वापस आते हैं कि आपको ये दिख रहा होगा कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर कुछ डेटा पॉइंट्स हैं जो एक स्क्वायर, एक क्यूबॉइड की शेप में है. ठीक है. तो हमने उससे एक सैंपल ड्रॉ किया है और हमने पॉइंट्स भी ऐसे ले रखे हैं कि शुरुआत के एक पॉइंट, मतलब कि टॉप साइड से कुछ हमने पॉइंट ले लिए, बॉटम साइड से हमने कुछ पॉइंट ले लिए और मिडल साइड से हमने कुछ पॉइंट्स ले लिए. तो ऐसे जो पॉइंट्स कहलाएंगे, ऐसा जो सैंपल कहलाएगा वो कहलाएगा हमारा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल. कि मतलब उस सैंपल ने ट्राई किया है कि वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके. ठीक है. और ये एक हमारी कंडीशन भी होती है. जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे होते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा जो सैंपल हो वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हो. ठीक है. सो लेट्स गो फॉर इट्स डेफिनेशन. RS stands for representative. That RS is that sample which represent characteristics of population so closely as possible. Is called representative samples. ठीक है. तो यहाँ पे हमें 2 सैंपल्स समझ आ गए. फर्स्ट वन इज़ रैंडम सैंपल एंड सेकेंड वन इज़ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स. सो अब यहाँ पे हमारा डिस्कशन यहाँ पे ओवर होता है. ठीक है. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा जो हम स्टडी करेंगे वो कहलाएगा हमारा बेसिक टर्म्स से हम कुछ रूबरू होंगे. जैसे एलिमेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऑब्जर्वेशंस क्या होते हैं, डेटा सेट्स किसे कहलाते हैं. इनके लिए मैं आपको एक प्रॉपर डेटा शीट बना के दिखाऊंगा. ठीक है. जुपिटर नोटबुक में. तो अभी के लिए यहीं पे पॉज करते हैं. ओके.